हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में शुरू करने जा रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में हम लोग उसका प्रिपरेशन और एल्कीन का रिएक्शन पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी मतलब होता है माइनस, हाइड्रो कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन यानी एक्स, यानी हम HX निकालने वाले हैं किसमें से? एल्किल हैलाइड RX में से। ठीक है, और एक मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, यहां पे ये हेलोजन, उस कार्बन को हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे। सो दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन, जो आप इसको कहना चाहें। ठीक है, तो अब आगे बात किया जाए। ऐसा 1-2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म यहां हो सकता है, मैकेनिज्म हो सकता है E1 या E2। ठीक है, हमने बात कर ली है कि कब E1 कब E2 होगा। ठीक है, E1 तब होगा जब आप एक कमजोर बेस का इस्तेमाल करेंगे, E2 तब होगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात कर ली जाए जरा रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट की। रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट यानी बनने वाला डबल बॉन्ड कहां बनेगा। अगर कई सारे बीटा हाइड्रोजन हुए तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे? तो E1 में हमें मिलेगा सेडजेफ प्रोडक्ट, E2 में हमें मिलेगा सेडजेफ प्रोडक्ट अगर मैंने एजाइल बेस का इस्तेमाल किया है, लेस बल्की बेस का इस्तेमाल किया है, और हॉफमैन प्रोडक्ट भी मिल सकता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग बल्की बेस का इस्तेमाल करूं तब। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये बात समझ लिया जाए। तो लेट्स से मेरे पास ये सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड है। सो दिस इज सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड्स के साथ हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करने जा रहे हैं ETOH। ठीक है, ETOH यानी ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, एक वीक बेस है। तो अगर मैंने इस्तेमाल किया वीक बेस, ठीक है, अच्छा ये वीक बेस के साथ साथ वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है हीट का, और हीट से मुझे पता चला कि यहां एलिमिनेशन जो है वो फेवर्ड होगा सब्स्टिट्यूशन पे, यानी यहां पे E1 फेवर्ड होगा SN1 पे। ठीक है, तो वीक बेस के साथ मैंने हीट किया और मुझे पता चल गया कि फाइनली मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है, E1 से ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। देखा जाए यहां क्या होगा, अगर मैं E1 का इस्तेमाल करूं मैकेनिज्म का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना चाहिए। Br विल लीव एज Br माइनस, और मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट CH3C+, क्योंकि यहां से Br माइनस बाहर निकल गया है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगला बात, क्या यहां कोई भी रीअरेंजमेंट हो सकता है? जवाब है नहीं। ऑलरेडी बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, 3 डिग्री R+ है मेरे पास विथ 8 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट काम करेंगे कि ETOH आएगा और यहां से बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा। कितने बीटा हाइड्रोजन हैं? तो ये β1, ये β2 और ये भी β2। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन कितने तरह के हैं? 2 तरह के, 2 यहां पे और ये 6 एक जैसे हैं। ठीक है, कहां से बीटा हाइड्रोजन निकालें? तो जवाब है आप β1 से निकालिए, क्योंकि वहां से बनने वाला एल्कीन मोर स्टेबल है। और फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3।
ठीक है, ये बनने वाले एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने देखा वीक बेस के साथ इवन एलिमिनेशन हुआ और ये एल्कीन प्रोडक्ट मुझे मिल गया। ठीक है, मैं सीधे इसको यहां लिख लेता हूं ताकि जगह बच जाए मेरा। So this will give final product as CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अगला देखा जाए। नेक्स्ट मैंने इस्तेमाल किया है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसीलिए आप समझते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आप फिर से क्योंकि आपने हीटिंग किया है इसीलिए आप कहेंगे E2 will be favored over SN2। ठीक है, तो SN2 से नहीं, आप E2 से मेजर प्रोडक्ट बनाने की बात करें। अगर मैकेनिज्म है E2 तो देखा जाए यहां पे अगेन 2 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ये बीटा हाइड्रोजन है बीटा 2 एंड दिस इज बीटा 1। फिर से कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, जवाब है वहां से जहां से मोर स्टेबल एल्कीन मिलता हो। तो बीटा 1 से फिर से निकालिएगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट एज। ठीक है, फिर से यही प्रोडक्ट बना दीजिएगा। अगला केस देखा जाए, नेक्स्ट केस। इस बार मैंने क्या यूज किया है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो बहुत ही खराब है और साथ ही साथ आपके पास हीटिंग भी दिया है, यानी फिर से आप बात करें तो यहां E2 विल बी फेवर्ड ओवर SN2। E2 को फेवर करने के लिए 2 बातें होंगी, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल बल्की होने की वजह से बहुत खराब है, तो दिस इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये बल्की है इसलिए भी SN2 नहीं होगा, और आपने टेम्परेचर भी ज्यादा लिया है, आपने हीटिंग दिया है इसलिए भी SN2 नहीं होगा। फाइनली SN2 नहीं होने जा रहा है, मेजर प्रोडक्ट आएगा E2 से। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पे जो बेस है वो बल्की है और यही वजह है कि ये हिंडर्ड इस बीटा 1 वाले हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा। बल्की बेस है, वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं खींच पाएगा, उसको ज्यादा दिखेगा आसान कि ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है चाहे ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। तो एक तो नंबर ऑफ बीटा 2 हाइड्रोजन्स भी ज्यादा हैं, दूसरा ये बाहर की तरफ है। बल्कि बेस को इनको अप्रोच कर पाना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है। ठीक है, इजीली एक्सेसिबल है ये, और यही वजह है कि बीटा 2 से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ठीक है, यू विल गेट हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हॉफमैन एल्कीन जो होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सेडजेफ एल्कीन ये वाला इस केस में बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। यहां पे देखिए ये हॉफमैन यहां पे माइनर था, मैंने नहीं लिखा। तो इस केस में आपको सेडजेफ प्रोडक्ट मिला, इस केस में भी सेडजेफ प्रोडक्ट मिला, लेकिन जब आपने बल्की बेस का इस्तेमाल किया तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, लेस स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब ये बात कर ली जाए कि क्यों लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आपको मिला, क्यों आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिला जब आपने बल्की बेस का इस्तेमाल किया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का इस्तेमाल किया तब। जवाब है लार्जर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हैज डिफिकल्टी इन रिमूविंग वन ऑफ द इंटरनल 2 डिग्री हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इसको परेशानी थी इस इंटरनल 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकालने में। ये हाइड्रोजन क्या है, इंटरनल 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहां से हाइड्रोजन निकालने में इसको तकलीफ थी। ये हाइड्रोजन चाहे ये हाइड्रोजन, इसको निकालने में तकलीफ है, जबकि ये जो है ये हैं एक्सटर्नल 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन्स की बात की जाए, ये 3 में से कोई या इन 3 में से कोई,
तो ये 6 में से कोई भी हाइड्रोजन जो है, ये 6 हाइड्रोजन कैसे हैं, एक्सटर्नल 1 डिग्री हाइड्रोजन है जो कि बल्की बेस को इजीली एक्सेसिबल हैं, जबकि ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये इंटरनल 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं जो बल्की बेस को एक्सेसिबल ही नहीं, बल्की बेस इन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि वो इनको रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो लार्जर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हैज डिफिकल्टी इन रिमूविंग वन ऑफ द इंटरनल 2 डिग्री हाइड्रोजन ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर्स। क्या हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की जगह कुछ और बल्की बेस भी ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ऐसे बल्की बेस होंगे ट्राई इथाइल अमीन या आप डाई आइसोप्रोपाइल अमीन ले लें, या पायरिडीन। ये देखिए ये पायरिडीन है लेकिन उसके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने मिथाइल लगा रखा है, जिसके वजह से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इजीली एक्सेस ना हो पाए। स्टेरिक वजह जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी मैंने ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा के। ठीक है, या कुछ और देखा जाए। ठीक है, बल्कि बेस जो कि पुअर न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे कि डीबीयू इज डाई एज अ बाइसाइक्लो, सो इट इज डाई एज अ बाइसाइक्लो अनडेकेन 7इन। ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें देखिए अगर आप आईयूपीएससी के हिसाब से नंबरिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग हेटेरोएटम से शुरू करिएगा, नाइट्रोजन से शुरू करिएगा। पहले कहां जाइएगा, पहले बड़े रिंग पे, तो पहले बड़े रिंग पे, ठीक है, यहां से शुरू करिएगा जहां पे दोनों रिंग फ्यूज हुआ है। ठीक है, ब्रिज हेड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक पहुंचे और फिर 8 9 10 11। ठीक है, रिंग में इस साइड कितने हैं, तो 7 साइड हैं, लेकिन ये आप 5 गिनेंगे, इधर ये 1 2 3 4 गिनेंगे। ठीक है, और शॉर्टेस्ट में यहां पे इन दोनों के बीच में कितना है, 0, सो नेम इज 540। 11 टोटल आपको दिख रहे हैं रिंग में लोग, तो अनडेक 7इन, और आपने बता दिया कि 1 और 8 पोजीशन पे कार्बन को हटा के आपने क्या रखा है, नाइट्रोजन को रखा है। ठीक है, तो 1 और 8 पे नाइट्रोजन है, इसीलिए 1,8 डाई ऐसा। अगला है इसी तरह का DBN, डाई एजा बाइसाइक्लो 430 नॉन 5इन। ठीक है, अगेन नॉमेनक्लेचर में मोस्ट प्रोबेबली आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, नहीं देखा है तो भी आप इन बेसिस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इन बेसिस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जहां पे उसको हॉफमैन एलिमिनेशन कराना होता है, तो जहां उनको बल्कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस चाहिए होता है, इसका इस्तेमाल, ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में दिया है। तो आप इन रिएजेंट्स को जरूर से ध्यान रखें। जरूरी है कि आप रिएजेंट देख के एग्जाम में आपको स्ट्राइक करे कि ये वाला मैकेनिज्म है, ये वाले पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आगे चला जाए। प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड बात किया जाए, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। एल्कोहल है आपके पास ROH और उसमें से आप डिहाइड्रेट कर रहे हैं, यानी वाटर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एल्कोहल में से आप वाटर निकाल लेंगे, ROH कोई तरीका आप अपनाएंगे ताकि इसमें से H2O निकल जाए एंड यू विल गेट एल्कीन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं यूजिंग द रिएजेंट। इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिया जा सकता है H+ हीट, जिसका मतलब सेम होगा कि आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट कर रहे हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट या H3PO4। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोटिक लुईस एसिड आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, H2SO4 हीट, H3PO4 हीट या HSO4- हीट। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं KHSO4। ठीक है, हीट, तो हीटिंग बताती है कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और ये सब के सब अभी भी H+ दे सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म विल बी इवन।
इवन मैकेनिज्म यानी सबसे पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना होगा और कार्बोकेटायन बनने के बाद बेस आएगा सेकंड फास्ट स्टेप में, ठीक है, बगल के बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। क्योंकि यहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन सकता है और वो रीअरेंज हो सकता है, ठीक है, इसीलिए आपको कार्बन स्केलेटन बदलता हुआ भी दिखाई देगा। तो इस बात के लिए भी आप सजग रहिएगा, ठीक है। अगली बात की जाए रेडियो सेलेक्टिविटी की, कैसा एल्कीन बनाना है आपको? मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है क्योंकि इवन मैकेनिज्म है, ठीक है, सेट प्रोडक्ट बनाना है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात कर ली जाए, अगेन मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। अगर एल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो तो आपको पता होगा मोर स्टेबल जो ट्रांस है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के साथ ये बात समझा जाए, मैकेनिज्म को समझा जाए। तो लेट्स से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसको बदल दें, ब्यूटेन 2-ऑल का, ठीक है। ब्यूटेन 2-ऑल को मैंने कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया। अगर ब्यूटेन 2-ऑल को मैंने कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया तो पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज H+ जो है इट विल प्रोटोनेट द एल्कोहल। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये प्रोटोनेशन जो एल्कोहल का है ये एक फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2-ऑल उसको प्रोटोनेट कर दिया मैंने। क्यों प्रोटोनेट किया है? आपको पता है OH- इज पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए OH- पुअर लिविंग ग्रुप है। और अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? OH- को प्रोटोनेट करके H2O बनाना पड़ेगा, क्योंकि H2O इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। So this is excellent living group, weak base है H2O, ठीक है, इसीलिए बढ़िया लिविंग ग्रुप है। आपको क्या करना पड़ेगा? OH को कन्वर्ट करना पड़ेगा H2O में, इसीलिए मैंने पहले स्टेप में क्या किया? प्रोटोनेशन किया। प्रोटोनेट करके मैंने क्या किया? ये पुअर लिविंग ग्रुप OH को कन्वर्ट कर लिया बढ़िया लिविंग ग्रुप H2O में, ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप ही RDS होगा। सेकेंड स्टेप इज डिहाइड्रेशन लीडिंग टू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जो कि RDS है उसमें क्या होगा? ये H2O जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकला, ठीक है। H2O बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, एंड देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये बनने वाला कार्बोकेटायन जो है अगर ये रीअरेंज हो सकता तो हो जाता, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी ये जो बन सकता था वो स्टेबल ही है, बगल से हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह कराइएगा तो भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां इस कार्बोकेटायन को देखिए, ये 2 डिग्री R+ है विथ 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब तीसरा स्टेप जो है उसमें क्या होगा कि अब बेस H2O आएगा और वो बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली वही लिविंग ग्रुप था, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कार्बन है, उसके बगल का बीटा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन को बेस बाहर ले गया, इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर ले गया और यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ताकि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। यू विल गेट प्रोडक्ट एज ब्यूट-2-ईन। अब ये बनने वाला प्रोडक्ट ब्यूट-2-ईन ही क्यों बना? देखिए ये वाले अगर बीटा से आप निकाल लेते तो ब्यूट-1-ईन बन जाता, लेकिन आपको पता है रेडियो सेलेक्टिविटी क्या है? सेट प्रोडक्ट बनाना है, मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। यही वजह है कि आपने इस बीटा हाइड्रोजन से इस बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला ताकि आपको मोर स्टेबल एल्कीन ब्यूट-2-ईन मिले। यहां से निकाल लेते तो ब्यूट-1-ईन मिलता
लेकिन ये कम स्टेबल एल्कीन होता, ठीक है, ब्यूट 1 तो हमने समझा कि हम ब्यूट 2 बनाएंगे, ये एक रिजियो सेलेक्टिविटी है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि ब्यूट 2 बनने वाले में सिस ट्रांस दोनों हो सकता है आइसोमेरिज्म, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांस ब्यूट 2 को मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, पहला, कार्बोकैटायन जो बना है वो रीअरेंज हो सकता था, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई स्कोप नहीं था। अगला बात, जो स्टेप 3 डी प्रोटोनेशन है वो होगा स्ट्रॉन्गर बेस H2O के द्वारा, न कि वीकर बेस HSO4 के द्वारा। आपने कॉन्क H2SO4 लिया, पहले स्टेप में उसी से H+ आपने ले लिया, तो HSO4- भी सिस्टम में है। आप देखिए H2O और HSO4 में स्ट्रॉन्गर बेस है H2O, ऐसा क्यों? आप इनका कॉन्जुगेट एसिड देखिए, H3O+ एंड H2SO4। इसका अगर pKa का बात करें तो इसका pKa है -1.74 एंड दिस इज -3। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और यही वजह है कि HSO4- जो है ये वीकर बेस है, ठीक है। कमजोर एसिड कौन है, H3O+, और यही वजह है कि इसका कॉन्जुगेट बेस H2O जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है H2O वो स्ट्रॉन्गर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप समझेंगे कि स्ट्रॉन्गर बेस जो है वो प्रोटॉन को निकालने का काम करेगा स्टेप 3 में, ठीक है। कार्बोकैटायन से जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना है वो स्ट्रॉन्गर बेस करेगा। दूसरा इसका वजह यह भी है कि H2SO4 तो सिर्फ कैटालिटिक अमाउंट में यूज होता है, ठीक है, सॉल्वेंट तो अभी भी वाटर ही है। आपने कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन H2SO4 कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। HSO4 बहुत ज्यादा सिस्टम में HSO4- अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप 3 में बेस की तरह। अगला बात किया जाए, सभी के सभी एलिमिनेशन हायर टेम्परेचर पे फेवर्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को कम लिया होता तो चांसेस थे कि SN1 रिएक्शन जो है वो इंटरफियर करता, कार्बोकैटायन बनने के बाद उस पे जो H2O है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देता और वापस से अल्कोहल बना देता, तो ये चांसेस भी थे लोअर टेम्परेचर पे। अगला, रिएक्टिविटी की बात की जाए तो आपने देखा कि यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनना है, रिएक्टिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, और इनफैक्ट 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये तो E1 मैकेनिज्म से जाएगा भी नहीं, इसके लिए तो E2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। बेसिस क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझा जाए जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे अभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो कुछ क्वेश्चन लगाए जाएं। क्वेश्चन सेज राइट एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसको देखिए, पहला स्टेप क्या करिएगा, स्टेप 1 जो है वो हमेशा होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करके पुअर लीविंग ग्रुप OH को या OH- को कन्वर्ट कर देंगे एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप H2O में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। देखा जाए, सो दिस विल बिकम CH3 थ्राइस COH2+, ठीक है। यहां क्या होगा, दिस विल बी, यहां पे तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप विल बी कि हम इस H2O को बाहर निकाल दें लीविंग ग्रुप की तरह,
ठीक है, मैंने OH माइनस की जगह H2O इसीलिए तो कन्वर्ट किया है क्योंकि लीविंग ग्रुप बढ़िया हो जाए और वो बाहर निकल जाए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। सो स्टेप टू इज कि आप वाटर को बाहर निकाल देंगे, -H2O, वाटर को बाहर निकाल दिया जाए। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहां क्या बनेगा, CH3 प्लस यहां पे क्या बनेगा, ठीक है, यहां पे आप देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और इसीलिए यहां मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए था E2, डायरेक्टली आपको एल्कीन बनाना चाहिए था, लेकिन एल्कीन बनने के बाद वापस से उस पर H+ अटैक कर सकता है। या तो आप कार्बोकेटायन बना ले 1 डिग्री और उसको रीअरेंज करा दे। खैर मैं यहां कार्बोकेटायन बना देता हूं और फिर उसको रीअरेंज करा देता हूं, ठीक है, रीअरेंज करा दें हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू। सो दिस विल बी 1,2 H- शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, यहां जो कार्बोकेटायन है वो तो नियोपेंटाइल टाइप का बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये नहीं होता तो आपको ये नियोपेंटाइल दिखता, नियोपेंटाइल, ठीक है, कार्बोकेटायन। खैर यहां बगल में CH3 है और ये माइग्रेट कर जाएगा रीअरेंजमेंट में, ठीक है। सो दिस विल रीअरेंज 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। ये देखिए ये मिथाइल यहां से माइग्रेट करके बगल के कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज यहां, ठीक है। दिस विल स्टिल हैव 1 हाइड्रोजन। और अब स्टेप 3 जिसमें कि बेस आएगा वाटर और बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा। सो दिस इज डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, डी प्रोटोनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कि ये नीचे वाले रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट हो जा रहा है उसके लिए स्टेप 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए दिस विल लीड टू द प्रोडक्ट, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। यहां पे दिस विल बी CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगेन यहां सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसीलिए ट्रांस ज्यादा बनेगा सिस से, ठीक है। ये इसका स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो गया। इस वाले में बात किया जाए, सो दिस विल लीड टू CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे 2 CH3 और यहां 2 CH3, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, एल्कीन। आगे चला जाए, ये देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर, ठीक है, ये एक एल्कोहल दिया है, यहां आपको, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट दिया है और उसके साथ हीट दिया है, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन इवन मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है ये। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, तो दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये OH और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इवन मैकेनिज्म है। देखा जाए यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये हो गया एनर्जी डायग्राम। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल जो है वहां से मुझे प्रोटोनेशन कराना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूं, यहां है मेरा ROH, ठीक है, इसका मैं प्रोटोनेशन करा दूं और बना दूं ROH2 प्लस, ठीक है। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज CH3 ट्वाइस
CHOH and this is CH3 twice CHOH2 plus. So this is step 1, प्रोटोनेशन। ठीक है, अगला होगा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? वाटर का बाहर निकल जाना, कार्बोकेटाइन का बनना, और यही आरडीएस है। क्योंकि ये आरडीएस है, इसका मतलब मुझे ये जो स्टेप है इसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और मैंने क्या किया? कार्बोकेटाइन बना दिया। सो दिस इज R प्लस CH3 ट्वाइस CH प्लस का फॉर्मेशन। ये स्टेप 2 है। ठीक है, सो दिस इज स्टेप 2। ठीक है, और अब फिर बात किया जाए स्टेप 3 का। स्टेप 3 में क्या होगा कि बेस आएगा वाटर और यहां से एक बीटा हाइड्रोजन को बाहर लेता जाएगा। तो बाहर लेता जाएगा, ठीक है, यानी हमें फिर मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सो दिस इज स्टेप 3। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इस रिएक्शन में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांजिशन स्टेट 2 जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर दिखेगा, क्योंकि स्टेप 2 इज आरडीएस, इसका पीक सबसे ऊपर दिखेगा। अगला बात, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज भले ही है लेकिन उसका ऑक्टेट पूरा है, जबकि यहाँ R प्लस, ठीक है, कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसीलिए इन जनरल प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकेटाइन ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा दिखनी चाहिए। ठीक है, अगला बात, ROH प्लस यहां बेस भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, एंड हियर इट विल बी एल्कीन। बेस जो है वहां पे आपको दिखाई देगा कि यहां से जो भी बेस नहीं, सॉरी, ये H प्लस भी अवेलेबल है, H2O यहां पे बाहर निकल गया। ठीक है, तो H2O बाहर निकल गया, तो इन जनरल आपको दिखाई देगा कि वहां से यहां तक आते में रिएक्शन, ठीक है, ये एंडोथर्मिक होगा। लेकिन क्योंकि एक रिएक्टेंट स्पीशीज से आपको तोड़ के आपने दो चीजें बना ली हैं, इसीलिए एंट्रोपी फेवर करेगा, हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फेवर्ड होगा। ठीक है, तो डेल्टा S इज पॉजिटिव इंप्लाइज एलिमिनेशन फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई एनर्जी प्रोफाइल की। अब आगे चला जाए, क्या एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अलावा कुछ और भी रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी डन यूजिंग Al2O3 के साथ आप हीट कर दें, P2O5 के साथ हीट कर दें, या POCl3 के साथ हीट कर दें। ये लोग भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, तो ये सारे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। ठीक है, इनके साथ हीटिंग पे भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। हाँ, उसका मैकेनिज्म E2 होगा और आपको सेडजेफ प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन। आप साथ ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं THO2 का भी। THO2 के साथ जब आप हीट करिएगा थोरियम के ऑक्साइड के साथ, उस केस में मैकेनिज्म होगा E1CB एंड यू विल गेट हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये कुछ छोटी बातें और हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकती हैं आपके। आगे चला जाए और बात किया जाए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का, जो कि है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी यानी माइनस, हेलोजिनेशन यानी H2 आप बाहर निकालेंगे विक डाइहैलाइड में से। विसिनल डाइहैलाइड मतलब अगल बगल के कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए, ये कार्बन को अगर मैं कहूं अल्फा है तो ये है बीटा। अल्फा और बीटा दोनों पे हेलोजन है। इसको मैं कहूं 1 तो ये है 2, तो कार्बन 1 और 2 पे हेलोजन है।
अब ये दोनों हेलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, थ्रू E2 मैकेनिज्म, ठीक है, ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन है या 1,2 एलिमिनेशन है। दोनों हेलोजन बाहर निकलना है थ्रू E2 मैकेनिज्म, और E2 का नाम लिखते ही आपको समझ में आ गया कि ये तो स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब दोनों हेलोजन को एंटी पेरिप्लेनर होना पड़ेगा, तो एंटी पेरिप्लेनर होंगे दोनों ब्रोमीन, और तब ये बात बनेगी, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं वो है NaI इन एसीटोन, या जिंक इन एसिटिक एसिड, या इथेनॉल, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपली जिंक डस्ट के साथ हीट करके, ठीक है। हीटिंग सब में कॉमन है क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हायर टेम्परेचर पे फेवर्ड होगा, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हेलोजन जो हैं वो E2 मैकेनिज्म से बाहर निकलेंगे। देखा जाए एक क्वेश्चन के थ्रू कि क्या आपको एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन याद है या नहीं। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, ट्राई करिए इनको। आराम से आप वीडियो यहां पॉज करिए, खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर निकालिए और फिर आगे प्ले करिएगा। मैं आंसर डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम एंटी एलिमिनेशन के लिए मेथड 3 अपनाते हैं। मेथड 3 था क्या मेरा? मेथड 3 था कि आप जो ग्रुप्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो कौन से ग्रुप्स को बाहर निकाल रहे हैं? ये ब्रोमीन को दोनों जगह से बाहर निकाल रहे हैं। दोनों ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन के सेम साइड में, दोनों ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में हैं, तो हेड और टेल ये अपोजिट तरफ चला जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। सो दिस विल गिव प्रोडक्ट एस, ये है हेड, ये है टेल, ऐसा। तो ये हो गया मेथड 3। आप बात कर लीजिए कि नहीं मुझे मेथड 3 नहीं याद, मुझे तो मेथड 2 याद है। मेथड 2 की बात की जाए, मेथड 2 ये कहता है कि आप जिसको निकालना है उसको एक जैसा बना लें, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? सर्किल। क्या ये मीजो जैसा दिख रहा है? ठीक है। और मेथड 2 में आपने याद किया था कार किसकी? टैम की। तो टैम की कार याद किया था आपने। अगेन ये की शब्द हटा देते हैं, टैम की कार, ठीक है। मीजो, ठीक है। मीजो जैसा अगर आपको ये चीज दिख रहा है उसमें एंटी एलिमिनेशन करा लीजिए तो आपको ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर बॉक्स, ये दोनों सर्किल, और अब आपको ये मीजो की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये इनफैक्ट मीजो है भी, मीजो की तरह ही क्यों, हम कहें ये एग्जैक्टली मीजो है। तो मीजो में से एंटी एलिमिनेशन कराया तो आपको ट्रांस एल्कीन मिल गया, ठीक है। ये हो गया मेथड 2। और अगर आपको मेथड 1 सीखना है, ठीक है, तो आप इस वाले पे लगा के देखिए। मेथड 1 क्या कहता है कि पहले न्यूमेन बना लो, दोनों ब्रोमीन को जो है वो एंटी पोजीशन पे ले जाओ और फिर देख लो कैसा बनता है। तो हम न्यूमेन बना देते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन, ये वाला कार्बन रियर कार्बन। ये देखिए ये है CH3H और Br फ्रंट कार्बन पे। रियर कार्बन पे चला जाए तो इस CH3 के पीछे CH3, इस Br के पीछे H और इस H के पीछे Br। आपको क्या करना है? दोनों ब्रोमीन को जो है वो एंटी ले जाना है। तो इस फिशर में हम लोग रोटेट कर लें। रोटेट किसको कर लें? लेट्स से रियर कार्बन को। रियर कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया तो फ्रंट कार्बन एज इट इज CH3H Br। रियर वाले को रोटेट कर दिया, ये Br यहां लेता गया, सो Br CH3H। फिर क्या करना है? ये दोनों ब्रोमीन को हटा देना है, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये ब्रोमीन बाहर निकल गया।
ये अगर बाहर निकल गया तो ये इधर की तरफ भागेगा, ठीक है, 180 डिग्री होना पड़ेगा जो अभी 120 डिग्री है, और ये लोग इस साइड आपको दिखाई देगा CH3 और CH3 एक दूसरे के पीछे हो गए। अगर दोनों CH3 एक दूसरे के पीछे हो गए देन यू विल गेट प्रोडक्ट एज सिस। तो सिस एल्कीन आपको प्रोडक्ट दिख गया, ये मेथड 1 है। अगर आप इसी क्वेश्चन में सिंपली मेथड 2 लगाते तो आप क्या कहते कि ये देखो ये है कैसा, रेशमिक जैसा, रेशमिक डी या एल है कोई एक, ठीक है, रेशमिक भी सही शब्द नहीं है, ये क्या है डी या एल है, ठीक है। तो अगर ये डी या एल है कोई भी एक, तो उसमें से जब एंटी एलिमिनेशन होगा तो मुझे सिस एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका सिस एल्कीन प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है। दिस वाज मेथड 2। और मेथड 3 क्या कहता है कि निकलने वाले ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन के अपोजिट तरफ हैं उस केस में हेड और टेल, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। तो देखिए यहां हेड और टेल दोनों CH3 सिस हैं। तो मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3, जो मेथड आपको याद हो, ठीक है, जो भी मेथड आपको याद हो, कोई एक मेथड याद होना जरूरी है। किसी भी एक मेथड से आप ये क्वेश्चन करेंगे, जो मेथड आपको परफेक्टली याद हो जाए, ठीक है, जिसमें आपकी खुद की सहूलियत हो। लेकिन कोई एक भी अगर आपको याद है तो बाकी दोनों अप्लाई करना भी कोई कठिन काम नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ वेरिएंट्स को देख लिया जाए, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे विस्नल डाइहैलाइड की। अगर मान लीजिए मेरे पास जेमिनल डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है, तो जेम डाइहैलाइड को, ठीक है, अगर मैं जिंक के साथ ट्रीट करूं तो क्या होगा, अगेन ये बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एज CH3CH, और ये डबल बॉन्ड नया बन गया, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड नया बनेगा CH3, अगेन ट्रांस जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है। यहां देखा जाए अगला वेरिएंट, ठीक है, अगर इस कार्बन पे 3 हेलोजन हो उस केस में क्या होगा, तो 3Zn के साथ रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, ये सब बाहर निकाल लीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन प्रोडक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। दिस विल हैव 2 times ZnCl2 एंड दिस विल हैव 3 times ZnCl2, ठीक है। तो दो आपके जेम डाइहैलाइड वो कपल कर गए, ठीक है, या यहां पे अगर तीनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स कपल कर गए, एल्काइन प्रोडक्ट मिल गया आपको। तो ये वेरिएंट है, इसको भी यहां याद रखिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन का अगला मेथड बात किया जाए, दिस इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन अप टू एल्कीन स्टेज। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन यानी अगर आप एल्काइन का रिडक्शन कराएंगे तो वो एल्कीन बनेगा, और अगर आपने रोका नहीं तो वो एल्केन पे जाके रुकेगा खुद से, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं कि एल्काइन से एल्कीन बने लेकिन एल्कीन से आगे एल्केन ना बने, इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन अप टू एल्कीन स्टेज, और इसी को हम लोग कहेंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। आपने कंट्रोल कर लिया कि एल्काइन से एल्कीन तक ही बने। आप क्यों कंट्रोल कर पाएंगे, इसकी भी एक वजह देखा जाए। हाइड्रोजिनेशन अगर मैं मेटल सरफेस पे करा रहा हूं तो उस केस में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन इज मोर देन एल्कीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कीन जो होता है वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन सिर्फ एक केस है जहां एल्काइन का रिएक्टिविटी एल्कीन से ज्यादा आता है, एंड दैट इज हाइड्रोजिनेशन ओवर मेटल सरफेस। ऐसा क्यों होता है, तो देखा जाए
मेटल सरफेस पे हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल के सरफेस पे, मेटल जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, तो इन मेटल्स के निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इन जैसे मेटल्स के सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है, ठीक है। ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे टर्म, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में अंतर, ठीक है। एडजॉर्ब यानी आपको मेटल के सरफेस पे ज्यादा दिखाई देगा, बल्क में कम होगा, तो H2 यहां एडजॉर्ब होके बैठा है। और जब एल्काइन में देखिए इसके पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो ये किसी भी तरह गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, सब तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है। कैसे भी गिरेगा तो जो हाइड्रोजन है पहले इस साइड एडजॉर्ब होगा, फिर ये घूमेगा और इस साइड भी हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन खैर एक ही तरफ से लगेंगे, ठीक है। एल्कीन में उसके पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री नहीं है, उसको जरूरी है कि वो ऐसे गिरे कि ये जो पी ऑर्बिटल हैं, जो इनके लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना है, वो इधर आके टकराएं, तब ये हाइड्रोजन यहां पे जाके लगेगा इन कार्बन्स पे। अगर मान लो ये ऐसे, इनका पी ऑर्बिटल लोब जो है ऐसे की जगह ऐसे होता और ये इस तरह से फॉल करते, तो ये सक्सेसफुल कोलिजन नहीं होता, उस केस में हाइड्रोजन नहीं लग पाता। तो यहां ओरिएंटेशन में ज्यादा दिक्कत है। यहां पे क्या है, इनका पी ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे भी होता है, और एक लोब ऐसे भी, तो कुल मिला के जब आप देखेंगे तो इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, कैसे भी गिरेगा बात बन जाएगी। यहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहां सारे के सारे ओरिएंटेशन सक्सेसफुल नहीं होते, सारे के सारे सक्सेसफुल कोलिजन नहीं, ठीक है, जनरेट कर पाते। और यही वजह है कि एल्काइन का रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजनेशन ओवर मेटल सरफेस के केस में ज्यादा होता है, और इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एल्काइन जो कि मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अगर एक मोल या एक इक्विवेलेंट H2 का अवेलेबल है तो एल्काइन उसके साथ रिएक्ट करेगा और एल्कीन बना देगा, लेकिन एल्कीन ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इस्तेमाल करने देगा एल्काइन को ही कि हाँ भाई एल्काइन तुम एल्कीन बनाते रहो, हम तो कम रिएक्टिव हैं, हमको हाइड्रोजन जो कि कम अवेलेबल है, केवल एक इक्विवेलेंट अवेलेबल है, उसके साथ हमें नहीं रिएक्ट करना, रिएक्ट करके एल्केन नहीं बनाना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास एक इक्विवेलेंट H2 है तो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन एल्कीन एल्केन तक नहीं जाएगा, ठीक बात है। अगला यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या था, हमने बात किया था कि दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ से लगते हैं, ये सिन एडिशन है, ठीक है। सिन एडिशन का मतलब क्या है, बोथ हाइड्रोजन अटैच फ्रॉम सेम साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ से लगते हैं, और यही वजह है कि अगर आपने एक एल्काइन लिया, लेट्स से ये एल्काइन लिया, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिएगा और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से लगाइएगा। दोनों हाइड्रोजन अगर आप एक तरफ से लगाएंगे, सिन एडिशन करेंगे, यू विल गेट सिस एल्कीन। आपको पता है सिस और ट्रांस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी यहां रिएक्शन ऐसा है कि सिस एल्कीन ही बनेगा, मोर स्टेबल ट्रांस एल्कीन नहीं बनेगा, लेस स्टेबल सिस एल्कीन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि इट गिव्स सिन एडिशन। जल्दी से जो हमने समझा है, ठीक है, उसको हम फिर से रिकैप कर लें। तो इट सेज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हमने हाइड्रोजन की कमी रखी है तो एल्काइन पहले रिएक्ट करेगा बनने वाले एल्कीन की अपेक्षा,
एल्काइन से एल्कीन बनके, ठीक है, काम रुक जाएगा, एल्कीन से एल्केन नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगर मुझे और ज्यादा इंश्योर करना है कि नहीं काम आगे ना बढ़े, तो हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो मेरा कैटलिस्ट है उसको पॉइजन कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो कैटलिस्ट लेंगे पैलेडाइज्ड चारकोल और पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे विथ पॉइजन, ठीक है, जैसे कि सल्फर या सल्फर का कंपाउंड बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन या लेड कंपाउंड, ठीक है। और इस पॉइजन्ड कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही नाम दे के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए नाम ध्यान रखिएगा। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, ये पॉइजन्ड पैलेडाइज्ड चारकोल है, पॉइजन्ड पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट है। हम लोग चारकोल या कैल्शियम कार्बोनेट पे पैलेडियम क्यों रखते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग पैलेडियम के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, बहुत महंगा ये मेटल है, ठीक है, तो इसको चारकोल पे या कैल्शियम कार्बोनेट पे लगा के रखते हैं, ठीक है। पूरा पैलेडियम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज्यादा जो है उसका यूटिलिटी भी नहीं रहेगा जितना कॉस्ट आ जाएगा। खैर आगे चला जाए। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एडिशन है वो सिन एडिशन है, ठीक है, और इससे लेस स्टेबल सिस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल ट्रांस एल्कीन नहीं बन रहा यहां मेजर, ठीक है। तो अगर मैंने ये एल्काइन का रिएक्शन कराया पॉइजन्ड कैटलिस्ट लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, जवाब है मुझे सिस एल्कीन मिलेगा, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ लगेगा। सो आई विल गेट दिस सिस एल्कीन less stable cis alkene as major product। अगर मैंने आपको सिस एल्कीन बनाना सिखाया, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनाना हो तो क्या करेंगे, और जवाब है ट्रांस एल्कीन के लिए आप करेंगे बिर्च रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये बनता है, ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है। अभी बस हम ये जानेंगे कि दिस गिव्स ट्रांस एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन लगे हैं वो ट्रांस लगेंगे, दोनों हाइड्रोजन ट्रांस लगेंगे, ठीक है। तो यहां ट्रांस और यहां पे सिस, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हमने जो सीखा है, ठीक है, उसको और पक्का कर लिया जाए, देखा जाए एक छोटा सा सवाल। सो क्वेश्चन सेज कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में देखिए क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है, ठीक है, क्योंकि यहां कायरल सेंटर है, और अच्छा होता ये हमको दे देता कि ये वेज पे है, ये डैश पे है, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब एक इक्विवेलेंट H2 यहां डाला गया ओवर, ठीक है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इस कैटलिस्ट के साथ, इक्विवेलेंट ऑफ H2 1 ही है, और यहां क्या अवेलेबल है, एक ये एल्कीन और एक ये एल्काइन। और आपको पता है कि एल्काइन जो है ये मोर रिएक्टिव है। अगर एल्काइन मोर रिएक्टिव है तो पहले रिएक्ट कौन कर जाएगा, एल्काइन, ठीक है। और H2 का एडिशन ओवर मेटल सरफेस कैसा होने जा रहा है, सिन एडिशन, यानी आप दोनों हाइड्रोजन एल्काइन पे एक ही तरफ लगाइएगा, प्रोडक्ट लिखा जाए तो दिस विल बी CH3। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था इसको तोड़ दिया जाए, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ लगा दिया जाए, दिस इज CH3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे देखा जाए दिस इज C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपने ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया
ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन जो लगाया है वो सिन लगाया है, सिन एडिशन किया है और इसीलिए आपको यहां पे सिस एल्कीन मिला है। अब देखिए क्या प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें क्या सेम हो गई? अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये जो कार्बन था कायरल सेंटर था, अब कायरल सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहां पे कोई सी स्टार नहीं है, यानी ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यही हमसे पूछ रहा है, कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वजह क्या है, यहां 1 सी स्टार है और यहां कोई सी स्टार नहीं बचा, ठीक है। ये जो एल्काइन था ये जब रिएक्ट किया तो इसने भी सिस एल्कीन बना दिया, ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई, ठीक है। With this we end for today. Thank you.